एस्ट्रोलॉजी के प्रति थोड़ा सा भाव लोगों का अगर वैज्ञानिक हो जाए, साइंटिफिक हो जाए, तो हम लोगों को उससे बेनिफिट हो सकता है। हमसे गलती कभी कभी ये हो जाती है, हम सड़क छाप आदमी से या किसी ऐसे आदमी से जिसकी ना तो उस पर कोई पकड़ होती है, ना उसने उसमें कोई अपनी यात्रा को गति दी होती है, और विश्वास करने लग जाते हैं। इसमें भी ध्यान के बड़े आधारों की ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने पूछा है कि क्या इससे ध्यान करने से कोई पावर ऐसी डेवलप हो जाती है कि हम लोगों के बारे में बता सकते हैं। ये तो एक सामान्य बात है। याददाश्त तेज होना, आईक्यू का डेवलप होना, हमारे ब्रेन में करीब करीब 1500 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। आदमी की बुद्धि का आधार है। ध्यान में उन सब चीज़ों में अंतर आता है। हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं पूरे एक दशक से। एक सिक्स सेंस, एक अंतर इंद्रिय जो मनुष्य के अंदर थी, वो अब काम नहीं करती, और मनुष्य के पास थी, ये पक्का है। और मनुष्य अपनी इंटेलिजेंसी में उसको खोता जा रहा है। हो सकता है मोबाइल नेटवर्क या टीवी, टेलीविज़न, या जो डस्टबिन की तरह हम कचरा अपने दिमाग में लगातार भरते जा रहे हैं, उसका भी वो कोई कारण हो सकता है। पर थी, उसने अपनी इंटेलिजेंसी में उसको खो दिया। हम ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी जो हम अपने तेज़ दिमाग, जिसको हम तेज़ समझते हैं, वो हमने उसको चलाने के चक्कर में खो दिया, और जो नहीं है उसे अपना बना लिया। हम याददाश्त की प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, जो कि अब गूगल से आप देखिए, किसी को भी कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। याद रखने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस की ज़रूरत नहीं, बुक की ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की भी नहीं है। कई ऐसे छोटे छोटे प्राणियों के पास, कोई पेड़ पौधों के पास भी, कुछ पशु पक्षियों के पास भी ऐसे अंतर स्रोत हैं, और वो ये सिद्ध करते हैं कि हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हजारों लाखों पक्षी हर साल यात्रा करते हैं, हजारों मील की यात्रा करते हैं। अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, बर्फ़ पड़ेगी, तो बर्फ़ के इलाकों से पक्षी उड़ना शुरू हो जाएंगे। हजारों मील दूर किसी दूसरी जगह पे वो पड़ाव डालेंगे। वहाँ तक पहुँचने में अभी इन्हें 2 महीने लगेंगे, महीने भर लगेगा। अभी बर्फ़ गिरनी शुरू नहीं हुई, महीने भर बाद गिरेगी। ये पक्षी कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा कौन सा पैरामीटर इनके पास है कि अभी से महीने भर बाद बर्फ़ गिर जाएगी। क्योंकि मौसम को बताने वाली जो भी वेदर रिपोर्ट्स हैं, वो भी अनुमानित चीज़ें ही हमको बताती हैं, और इतनी पक्का कैलकुलेशन वो भी नहीं देती। और ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी पक्षी तो नहीं जानते हैं। अभी इंसानों ने जो भी मैनेजमेंट किया है, वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। ये पक्षी 1.5 महीने से 2 महीने पहले ये पता लगा लेते हैं, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं
कि बर्फ़ कब गिरेगी, और ऐसे साइंटिस्टों ने हजारों एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। जिस दिन पक्षी उड़ते हैं, और हर पक्षी की जाति का एक परफेक्ट दिन होता है, और वो हर समय बदल जाता है। वो दिन ये नहीं है कि आज 15 अगस्त है या आज 29 अक्टूबर है तो आज का दिन है एक निश्चित दिन। बर्फ़ का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हर पक्षी तय है कि बर्फ़ गिरने के 1 महीने पहले वो उड़ेगा, और हर वर्ष 1 महीने पहले उड़ता है। बर्फ़ 10 दिन बाद गिरेगी तो वो 10 दिन बाद उड़ता है। बर्फ़ अगर 20 दिन पहले गिरेगी तो 20 दिन पहले उड़ेगा। बर्फ़ गिरने का कुछ निश्चय नहीं, लेकिन पक्षी उड़ेगा, वो उसी टाइम पर महीने भर पहले वो पता लगा लेगा। जापान में भी एक चिड़िया है जो भूकंप आने के करीब 24 घंटे पहले वो गांव को खाली कर देती है। सादर गांव की चिड़िया है, और गांव में जैसे गौरैया होती हैं अपने यहाँ पे, वैसे वो चिड़िया भी पाई जाती है, गांव में बहुत होती है। भूकंप आने के घंटे भर पहले वो चिड़िया गांव से उड़ जाती। अभी भी साइंटिस्ट लोग भूकंप का इतना जल्दी पता लगाने की कोई मशीनरी नहीं ढूंढ पाए, अभी भी नहीं ढूंढ पाए। अभी दिल्ली में झटके हो जाएं, कहीं आ जाए, पता नहीं चले। अनसर्टेनिटी भी होती है, और हम बोल रहे हैं कि आज यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होंगे, तो अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी है। और कोई भी चीज़ एक्यूरेसी हो, वो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम फैक्ट नहीं मानते, संभावना होती है। भूकंप हो सकता है, लेकिन 24 घंटे पहले जापान में भूकंप का फ़ौरन पता चल जाता है। जिस गांव से चिड़िया उड़ जाती है, उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि भैया सत्यानाश हो रहा है। चिड़िया हट गई, गांव में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इनको कैसे पता लगा? निश्चित रूप से कोई ऐसी इंटरनल पावर हमारे बीच है जो कुछ लोगों ने है और कुछ लोगों ने खो दी है, पर प्रकृति ने दी है। प्रकृति ने हमको वो सब कुछ दिया है जो हमको आवश्यकता थी। एक छोटी सी एक्सरसाइज हमको लगातार उस प्राकृतिक अवस्था में पहुंचा सकती है। हम हंसने को अपने जीवन का आधार बना लें, अकारण हंसने को। इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी है, और जापान के एक प्रोफेसर हैं, योजी किमुरा, उनने अपने रिसर्च में लिखा, हंसी बहुत बड़ा हथियार है, और इस दुनिया में आप सिर्फ मिनटों के लिए हंसना शुरू कर दें, पूरी पृथ्वी को एक नए आयाम में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने एक मशीन ढूंढी है, और वो बड़ी लेटेस्ट चीज़ें भी इसमें अब बता रहे हैं। इनकी जो हम नापने की इकाई है, उसको हम AH कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत खिलखिला के हंसते हैं, हर सेकंड में वो 10 AH तक का लेवल उनका जाता है। जो यंगस्टर्स हैं वो डबल हैं। कानसाई यूनिवर्सिटी
उसके ओसाका के प्रोफेसर हैं किमुरा, वो कहते हैं, उनका ये आर्टिकल है, यंगस्टर सोचते हैं कि यहाँ हंसना उचित होगा और यहाँ हंसना नहीं होगा, तो वो भूल जाते हैं कि कैसे हंसा जाए। हंसी ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर को चालू करना। अगर हम खुले तरीके से हंसते हैं और फ्री होके हम हंसना शुरू करते हैं, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा आधार होगा। जो शक्तियाँ हम छोड़ चुके हैं, जो शक्तियाँ हमसे विलुप्त हो गई हैं, वो हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हंसी से हम बहुत ज़्यादा खुले होते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और वो लिखते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि मानव मस्तिष्क के ऐसे क्षेत्र हैं जो अगर आप रोज़ कुछ मिनटों में हंसना शुरू कर दें तो आपको बिल्कुल वो परिवर्तित करते हैं। उसने सिटी स्कैन भी लोगों ने करके देखे, इनके नए नए प्रयोग करके देखे। इसमें हंसी को मापने के लिए वो व्यक्ति के पेट की चमड़ी को एक यूनिट से लगा देते हैं, जैसे झूठ मापने की मशीन है, आप देख लीजिए। उसमें एक ही चीज़ होती है कि वो एक मशीन के 3000 इलेक्ट्रिक एलिमेंट को देखती है जो हमारा शरीर सामान्यतः पैदा करता है। वो बोलते हैं, मेरा सिद्धांत ये है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाला हास्य का गुण का सीधा संबंध हमारी पेट की गतिशीलता, यानी कि डायफ्राम जहाँ होता है वहाँ की गतिशीलता से होता है, और इससे वो सच्ची हंसी और झूठी हंसी से पता लगाते हैं। हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप टीवी में आते हैं, वो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। हंसी हमारे जीवन के स्रोतों से ऊर्जा की सतहों पर ले जाती है, ऊर्जा बहने लगती है। अगर हंसी हम अपने जीवन का आधार बना लें, हमारे विचार रुक जाएंगे। जब विचार रुक जाते हैं तो शक्तियाँ हमारे भीतर चमत्कृत असर डालती हैं और विलुप्त हुई ये अंतर इंद्रियाँ हमको प्राप्त होने लगेंगी। और ये आसान भी है भाई, मुंह बनाने से अच्छा है हंस लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हम बेहोशी में भी गंवा देते हैं, जैसे अल्कोहल लेना। अब शराब पीने की ये बेइंतहा सा ललक साइंटिस्ट के लिए भी खोज का विषय है। हालांकि अभी कोरोना काल में लॉकडाउन में इन्होंने इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा दिया, पर वास्तव में आप कितने गिलास शराब उड़ा दी, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। असली आपकी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अपेक्षाएं क्या हैं, सब कुछ उस पर निर्भर है। एक सोशलिस्ट हैं क्रेग मैक एंड्रयू और रॉबर्ट बी एंगर्टन, अपनी उन्होंने बहुत फेमस पुस्तक है ड्रंकर्ड कंपार्टमेंट, जो कि बहुत चर्चित भी हुई। उन्होंने उस पर लिखा है कि लोग व्यवहार नशे के समय धूत व्यवहार के बारे में उन्होंने इसमें बहुत विस्तृत जानकारी और उसके बारे में रिसर्च ये करी है कि कई बार लोगों को अल्कोहल के नाम पे कुछ और मिला के दे दिया। और ये उन्होंने रिसर्च की वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के कुछ छात्रों को। उन्होंने बर्फ़ के साथ ड्रिंक दिया, बाकी को टॉनिक वाटर दिया। वो देखने में एक सा था और छात्रों ने 4-4, 5-5 ड्रिंक किए। और रिसर्च ही कह रही है जो लोग सोचते हैं वे शराब पी रहे हैं, उन्होंने वैसा ही एग्रेसिव और मधुसी भरा व्यवहार किया जैसा वो ड्रिंक के दौरान करते हैं। उनको पता नहीं था कि ये वो कर रहे हैं। ऐसे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हम जान करके ही अपनी कुछ शक्तियों को खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम कार्य को बेहोशी में करते हैं या नहीं होते हैं तो हमें बेहोशी की आदत डाल लेते हैं। उसकी जगह बस अवेयरनेस को ले आएं, हास्य को ले आएं,
जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सारी विलुप्त हुई शक्तियाँ हमें फिर से प्रवेश हो जाएंगी। कोशिश करें। नमस्कार।